आप सभी का SNV ऑनलाइन क्लासेस 2020 में आपका स्वागत है। सभी छात्र छात्राएं संस्कृत की सामान्य जानकारियाँ प्राप्त करते हुए इस क्लास के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम आप सभी के साथ जुड़कर 4-5 वीडियोज़ के माध्यम से संस्कृत का सामान्य परिचय प्राप्त कर चुके हैं। आज हम पुनः आप सभी के साथ जुड़े हैं और आज हम आप सभी के साथ एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं। कल जिसकी चर्चा हमने की थी संस्कृत की वर्णमाला। वर्णमाला का परिचय प्राप्त करने के साथ साथ हमने कल स्वर और व्यंजन इनके बारे में जाना था और साथ में यही भी जाना था कि संस्कृत में कितने वर्ण हैं, उनमें कितने कितने भेद बनते हैं, किस किस प्रकार से उनका विभाजन पूरा वर्णमाला में किया है, जिसमें अपन ने स्वर के भेद, संयुक्त स्वर, मूल स्वर, व्यंजन में भी अपन ने इनकी चर्चा की थी। अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और स्पर्श वर्ण, इसकी चर्चा अपन ने कल की वीडियो में की थी। आप सभी इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए पिछला वीडियो अवश्य देखें। आज मैं आप सभी के बीच में उसी वर्णमाला के क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाता हुआ जुड़ रहा हूँ। आइए चलते हैं आज के अपने नए टॉपिक के पास और देखते हैं कि वर्णमाला में और क्या शेष है। कल तक अपन ने जिसकी चर्चा की थी आज हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। आज हम आप सभी के बीच में संयुक्त वर्ण और अयोग बाह्य वर्ण इन दो की चर्चा करेंगे और इस टॉपिक को पूर्ण करेंगे। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण और देखने में आते हैं, एक तो संयुक्त वर्ण, दूसरा अयोग बाह्य वर्ण। क्या नाम बताए मैंने? दो। वर्णमाला में स्वर व्यंजन के अलावा दो प्रकार के वर्ण और देखने में आते हैं। भले उनका स्थान किसी भी रूप में हो, लेकिन उनके नाम, चिन्ह आदि में देखने में आते हैं, इसलिए उनकी चर्चा भी, उनका परिचय भी मैं आज आप सभी के बीच में यहाँ दूंगा। उनके नाम हैं संयुक्त वर्ण और अयोग बाह्य वर्ण। क्या नाम बताए? पहला है संयुक्त वर्ण, दूसरा है अयोग बाह्य वर्ण। ध्यान से एक बार और उच्चारण करेंगे सभी एक साथ। संयुक्त वर्ण, अयोग बाह्य वर्ण। कौन कौन से नाम बताए? पहला संयुक्त वर्ण, दूसरा अयोग बाह्य वर्ण। तो अब ये दोनों क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण क्या है, अयोग बाह्य वर्ण क्या है? हमें तो आप कह सकते हैं कि नाम लेना ही नहीं आ रहे हैं और हम इनको कैसे उच्चारण करते हैं। आप एक दो बार इनको बोलेंगे तो आप इजीली इनके नाम स्मरण कर सकेंगे। पहला है संयुक्त वर्ण, दूसरा है अयोग बाह्य वर्ण। पहला तो इजी लग रहा है संयुक्त, अपन को समझ में भी आ रहा है। संयुक्त मतलब जो किसी से जुड़ करके बना हुआ है, किसी से ज्वाइंट है, जुड़ा हुआ है। लेकिन अयोग बाह्य क्या है? आइए हम बढ़ते हैं, दोनों की डेफिनेशन देखेंगे और इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे तो अपन को इजीली ख्याल में आएगा कि संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं और अयोग बाह्य वर्ण कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम देखते हैं संयुक्त वर्ण की डेफिनेशन। सबसे पहले हम संयुक्त वर्ण की डेफिनेशन देखेंगे। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? हमने बोर्ड पर कुछ तीन पॉइंट लिखे हुए हैं इसकी डेफिनेशन बताने के लिए, जिसमें से पहला पॉइंट है दो वर्णों के संयोग से बने हैं। संयुक्त वर्ण की पहली विशेषता क्या है, पहली क्वालिटी क्या है, फर्स्ट क्वालिटी क्या है? जो ऐसे वर्ण जो दो वर्णों के संयोग से बने हैं। ये अपन ने संयुक्त स्वर में जो बात पढ़ी थी, अपन जो स्वर की चर्चा की थी, स्वर में भी अपन ने जो मूल स्वर और संयुक्त स्वर, तो सेम वैसे यहाँ पर है। पहला पॉइंट क्या बताया? ऐसे वर्ण जो दो वर्णों के संयोग से बने हैं। ओके। सेकंड पॉइंट कौन सा लिखा है डेफिनेशन का? ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र रूप नहीं है। क्या लिखा? पहला पॉइंट क्या है? ऐसे वर्ण जो किसी दो वर्णों के संयोग से बने हैं, फर्स्ट। सेकंड क्वालिटी क्या है? कि ऐसे वर्ण जिनका कोई स्वतंत्र रूप नहीं है, मतलब जो अकेले नहीं होते, सेल्फ डिपेंड नहीं है, दूसरे पर आश्रित ही हैं, ऐसे वर्ण। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इन ऐसे वर्ण जिनकी गणना वर्णमाला में नहीं होती। ओके। 3 पॉइंट मैंने आपको इसकी डेफिनेशन के लिए बताए, तो हम इसको एक साथ कैसे बोल सकते हैं कि ऐसे वर्ण ऐसे वर्ण जो किन्हीं दो वर्णों के संयोग से बने हैं, जिनका कोई स्वतंत्र रूप नहीं है और जिनकी गणना वर्णमाला में नहीं होती है, नहीं की जाती है, उनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। ओके। एक इसकी डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई। अभी हम जिनका परिचय प्राप्त कर रहे हैं संयुक्त वर्ण और अयोग बाह्य वर्ण, इनमें से हमने अभी 3 बिंदुओं के माध्यम से संयुक्त वर्ण की परिभाषा जानी। क्या जाना? कि ऐसे वर्ण जो किन्हीं दो वर्णों के संयोग से बने हैं,
जिनका कोई स्वतंत्र रूप नहीं होता है और जिनकी गणना, गणना मतलब गिनती, जिनकी गिनती वर्णमाला में नहीं की जाती है। वर्णमाला में गिनती नहीं की जाती इसका मतलब वर्ण नहीं है ऐसा नहीं है, वर्ण तो हैं, अक्षर तो हैं, लेकिन उनकी संख्या उसमें गिनी नहीं जाती। क्यों नहीं गिनी जाती? क्योंकि वर्णमाला में जो वर्ण पहले से स्थित हैं उनमें से ही किन्हीं दो वर्णों को मिला करके इन नए वर्णों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इनको अलग से नहीं गिना गया है, इनको उसमें ही शामिल माना गया है। ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं संयुक्त वर्ण में जिनको गिना गया है? तो वो 3 जो है उनकी संख्या और नाम हमने आपके बीच में लिखे हैं, छ, त्र, ज्ञ। ये तीनों उदाहरण आप सभी देख ले, संयुक्त वर्ण की उदाहरण है छ, त्र, ज्ञ। ये 3 वर्ण हैं, इनको संयुक्त वर्ण के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? कि वर्णमाला में जो पहले से वर्ण विराजमान हैं, स्थित हैं, उन वर्णों को मिला करके ये वर्ण बने हुए हैं। अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऐसे वर्ण जो किन्हीं दो वर्णों के संयोग से मिलकर के बने हुए हैं उनको अपन संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो ये छा जो अपन को अकेला दिख रहा है ये अकेला नहीं है, ये जो छा अपने को दिख रहा है ये अकेला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम डेफिनेशन में पढ़ के आए कि जो किन्हीं दो वर्णों के संयोग से मिलकर के बनते हैं उनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो इनमें दो कौन कौन से वर्ण हैं? तो यहाँ पर मैंने उनको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, क और सा। का प्लस सा जब होंगे दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक नया वर्ण उत्पन्न होगा, नया रूप लेकर के, उसका नाम है छा। का प्लस सा बराबर छा। इन दो वर्णों को मिलाकर के एक वर्ण की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से त्रा और ज्ञा भी है, ता और रा, इन दोनों को मिलाकर के त्रा बना हुआ है। ज्या और या, इन दो वर्णों को मिलाकर के ज्ञा इस वर्ण का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से हमने जो डेफिनेशन में देखा कि दो वर्णों के संयोग से जो बनते हैं जिनका कोई स्वतंत्र रूप नहीं होता है और इनकी गणना वर्णमाला में नहीं की जाती है, ऐसे वर्णों को संयुक्त वर्ण कहते हैं। उन वर्णों के एग्जाम्पल अपन यहाँ पर देखिए, उदाहरण यहाँ पर देखिए, छ, त्र, ज्ञ। ये 3 वर्ण ऐसे हैं जो दो वर्णों को मिलाकर के बनाए गए हैं, इसलिए इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। और इनका स्वतंत्र रूप क्यों नहीं है, इनको उसमें गिना क्यों नहीं गया है? क्योंकि जो वर्ण वर्णमाला में पहले से विराजमान थे, विद्यमान थे, उन वर्णों को मिलाकर के वर्णों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसको उसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद अगला है, हम देख रहे हैं अयोगवाह वर्ण। कौन सा देख रहे हैं? अयोगवाह वर्ण। पहला देख चुके हैं हम संयुक्त वर्ण, अब देख रहे हैं अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण की डेफिनेशन भी हमें यहाँ पर लिखी हुई है, हम देख सकते हैं, ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है। क्या कहा? ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ, बोलना, उच्चारण सामान्य वर्णमाला में नहीं है। सामान्य वर्णमाला का मतलब क्या हुआ कि जो अपन ने स्वर और व्यंजन पढ़े हैं पूरी वर्णमाला, उनमें इनको नहीं लिखा गया है, लेकिन लेखन या उच्चारण में इनका प्रयोग होता है। जिनका चिन्ह, ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है परंतु लेखन अर्थात लिखने में, पाठन अर्थात पढ़ने में जिनका प्रयोग होता है, लिखने में, पढ़ने में, उच्चारण में जिनका प्रयोग होता है, उनको अयोगवाह वर्ण कहते हैं। फिर से क्या बताया? इसमें भी अपन ने कुछ ऐसे पढ़ा था कि जो स्वतंत्र रूप जिसका नहीं है वर्णमाला में, जिनको गिना नहीं जाता, वो संयुक्त वर्ण कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात अलग है। क्या है? इसमें अयोगवाह वर्णों की विशेषता क्या है कि ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनको सामान्य वर्णमाला में जिनको स्थान नहीं है या उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन लिखने में, लेखन में और वादन अर्थात बोलने में या उच्चारण में जिनका प्रयोग किया जाता है, होता है, उनको अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अब ये अयोगवाह वर्ण कितने प्रकार के? अलग से वर्णमाला में लिखे नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे तो, लेकिन अलग से इनको गिना गया नहीं है। तो ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं? तो उनके 3 भेद हैं। अयोगवाह वर्ण 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है अर्धविसर्ग। अयोगवाह वर्ण की डेफिनेशन अपन यहाँ से जान चुके हैं। इन अयोगवाह वर्णों के 3 भेद हैं, अनुस्वार, विसर्ग और अर्धविसर्ग। अनुस्वार हम समझते हैं कि किसी भी अक्षर के ऊपर एक छोटी सी बिंदी ऐसी रखी रहे तो उसको अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग के बारे में भी हम भी समझते हैं कि किसी शब्द की या अक्षर के पीछे 2 बिंदी रखी रहे, उसको अपन बोलते हैं विसर्ग। तो सामान्य पहचान के चिन्ह तो अपने को ख्याल में है, लेकिन इनके बाद हम इनकी थोड़ी सी संक्षेप में डेफिनेशन देखते हैं। ये जो हम जानते हैं ये वही वर्ण है
जो अनुस्वार हम जिसको नाम दे रहे हैं कोई अलग से वर्ण नहीं आया है। हमने जो आ के ऊपर बिंदी रखी हुई देखी है और आहा जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं, आहा में जो दो विसर्ग पीछे रखे देखे हैं वही विसर्ग है, वो उनके चिन्ह है। अनुस्वार का और विसर्ग का वो अलग अलग दोनों के चिन्ह हैं। उन चिन्हों के माध्यम से इनका उच्चारण किया जाता है। तो सबसे पहला है अनुस्वार। तो अनुस्वार की डेफिनेशन क्या है कि आ के बाद स्थित यह चिन्ह अनुस्वार कहलाता है। कौन सा चिन्ह? ये जो छोटी सी बिंदी किसी अक्षर के ऊपर रखी रहती है, किसी वर्ण के ऊपर रहती है, उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जैसे कम घन, तो का के ऊपर जो बिंदी रखी हुई है, का के ऊपर जो बिंदी रखी हुई है उसको क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। अंगद, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारे वर्ण बनेंगे जिनमें अनुस्वार का प्रयोग होता है। तो कुछ नाम मैंने आप सभी के बीच में लिए हैं, तो आप उनका ध्यान रखें। क्या डेफिनेशन में लिखा कि आ के बाद स्थित यह चिन्ह अनुस्वार कहलाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है विसर्ग। दूसरा अयोगवाह्य वर्ण कौन सा है? विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग हम देखते हैं जैसे राम, विद्यालय, इन शब्द के पीछे विसर्ग लगा हुआ है। तो विसर्ग का डेफिनेशन हम देखते हैं विसर्ग अयोगवाह्य वर्ण की कि आ के बाद स्थित यह चिन्ह, सेम है, कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है, बस उसका जो चिन्ह है उस चिन्ह को ये अपने स्मरण में रखते हुए डेफिनेशन लिखी हुई है। आ के बाद स्थित यह चिन्ह विसर्ग कहलाता है। हमने बताया आपके लिए कैसे विसर्ग का प्रयोग होता है। राम, राम के बाद, राम एक शब्द है, उस शब्द के बाद जो दो बिंदी रखी हुई है वह विसर्ग है। विसर्ग का भी उच्चारण शब्द के साथ जब होता है, शब्द के साथ किया जाता है, तो हमने विसर्ग की डेफिनेशन यहाँ पर जानी कि आ के बाद स्थित जो वर्ण है उसको विसर्ग कहते हैं, या वह विसर्ग वर्ण कहलाता है। ध्यान रखें, फिर से कह रहा हूँ, इनको अलग से नहीं गिना गया है, ये शामिल उसी में है, बस अंतर क्या है? इनकी संख्या काउंट नहीं की गई है संस्कृत में। ओके, इनका लेखन में और उच्चारण में ही प्रयोग होता है, इसलिए इनको अयोगवाह्य कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि लिखने में और बोलने में ही इनका उच्चारण होता है। अलग से वर्णमाला में हम लिख के नहीं बताएंगे आपको। अपन ने स्वर और व्यंजन दोनों पढ़े, उसमें नहीं पढ़े ना इनको। अब फिर आप कह सकते हो कि वर्णमाला में तो है नहीं, इनको वर्ण कैसे गिने? इसका यही फॉर्मूला है कि इनको वर्णमाला में शामिल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये बोलने में और लिखने में ही प्रयोग होते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड अयोगवाह्य वर्ण, जिसका नाम है अर्धविसर्ग वर्ण। अर्धविसर्ग वर्ण का क्या स्वरूप है कि विसर्ग का आधार स्वरूप ही अर्धविसर्ग कहलाता है। क्या कहा कि विसर्ग का आधा स्वरूप ही, क्या कह रहे हैं? विसर्ग का आधा स्वरूप ही अर्धविसर्ग कहलाता है। अर्धविसर्ग के भी दो भेद हैं। अब विसर्ग का आधा स्वरूप क्या होता है, इसके अपन भेद जब पढ़ेंगे तो अपने को ख्याल में आ जाएगा। इस अर्धविसर्ग के दो पार्ट हैं, कौन कौन से? एक तो जिह्वामूलीय अर्धविसर्ग, दूसरा है उपधमानीय अर्धविसर्ग। इनके दोनों नाम आप एक दो बार उच्चारण करेंगे। अर्धविसर्ग के दो भेद हैं, कौन कौन से? जिह्वामूलीय अर्धविसर्ग और दूसरा है उपधमानीय अर्धविसर्ग। पहला कौन सा है? जिह्वामूलीय अर्धविसर्ग, दूसरा कौन सा है? उपधमानीय अर्धविसर्ग। जिह्वामूलीय अर्धविसर्ग की डेफिनेशन क्या है कि का और खा से पहले विद्यमान अर्धविसर्ग जिह्वामूलीय होता है। अब इसका एक चिन्ह विशेष हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है, वो अगर आप देखेंगे तो आप ख्याल में उसको समझ सकेंगे। इसका प्रयोग बहुत कम होता है, संस्कृत में दृष्टा बहु दिखाई देगा, अन्यथा इसका कहीं प्रयोग दिखाई नहीं देता है। क्या है ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, का और खा, बस इसमें दोनों अक्षर अपने को ध्यान में रखना है। जिह्वामूलीय अर्धविसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है कि का और खा से पहले अर्धविसर्ग का प्रयोग जो होगा वह जिह्वामूलीय अर्धविसर्ग कहलाएगा। तो इसमें अपन को स्मरण में क्या रखना है? हमें इसमें सिर्फ इतना स्मरण रखना है कि का और खा के बाद ही इसका प्रयोग होगा और कहीं इसका प्रयोग नहीं होगा। का और खा इन दो वर्णों के पहले ही इसका प्रयोग होगा, अन्यथा इसका कहीं प्रयोग नहीं होगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? जिह्वामूलीय अयोगवाह्य अर्धविसर्ग। ओके, इसके बाद उपधमानीय, पूरा नाम इसको मिला करके ले लें, लेकिन सिर्फ अपन संक्षिप्त में जब नाम लेंगे तो जिह्वामूलीय वर्ण, उपधमानीय अर्धविसर्ग वर्ण। ठीक है, अब उपधमानीय की विशेषता क्या थी? जिस प्रकार से जिह्वामूलीय में का और खा के पहले अर्धविसर्ग का प्रयोग हो रहा था, इसमें पा और खा से पहले अर्धविसर्ग जिसका प्रयोग होगा वह उपधमानीय अर्धविसर्ग कहलाएगा। इसलिए अपन को इन दोनों में सिर्फ इन दोनों अक्षरों का वर्णों का ख्याल में रखना है। एक में जिह्वामूलीय में का और खा
और उपधमानीय में पा और फा। इस प्रकार से यह अर्धविसर्ग के जो दो भेद हैं, एक तो जिह्वामूलीय अर्धविसर्ग, दूसरा उपधमानीय अर्धविसर्ग। जिह्वामूलीय अर्धविसर्ग में का और खा से इसका प्रयोग होता है, वह जिह्वामूलीय अर्धविसर्ग कहलाता है। उपधमानीय में पा और फा से पहले इसका प्रयोग होता है, इसलिए उपधमानीय वर्ण अर्धविसर्ग वर्ण कहलाता है। इन दोनों के चिन्ह मैंने यहाँ पर बनाए हुए, वो चिन्ह आप देख सकते हैं। इसके बाद है, अभी ये किनकी चर्चा कर रहे थे अपन, संयुक्त वर्ण की। संयुक्त वर्ण, अयोगवाह्य वर्ण और अब है यम। कौन सा है? यम। संयुक्त वर्ण की चर्चा अपन ने की, जान ली। अयोगवाह्य वर्ण के चार भेद अपन ने यहाँ पर किए। पहला है अनुस्वार, दूसरा है अर्धविसर्ग, तीसरा है विसर्ग, तीसरा है अर्धविसर्ग और चौथा है यम। ये किसके भेद हैं? ये अयोगवाह्य वर्ण के चार भेद हैं। चार प्रकार के ही अयोगवाह्य वर्ण सर्वत्र व्याकरण में देखने में आते हैं। पहला कौन सा है? अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है अर्धविसर्ग। अर्धविसर्ग के दो भेद, जिह्वामूलीय अर्धविसर्ग और उपधमानीय अर्धविसर्ग। इसके बाद चौथा जो अयोगवाह्य वर्ण है उसका नाम है यम। क्या नाम है? यम। यम की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। डेफिनेशन पढ़ने के उपरांत हम विराम लेंगे। सिर्फ डेफिनेशन आप लोग स्मरण में रखें। वर्ग के प्रारंभिक चार वर्णों के द्वित्व के आगे किसी वर्ग के पांचवें वर्ण के रहने पर पहले के जैसे, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम वर्ण कहते हैं। क्या कहा? ये डेफिनेशन हमने यहाँ पर जान ली। हम इस डेफिनेशन को एक बार और बोलने के उपरांत आगे बढ़ेंगे। क्या बोला? वर्ग के प्रारंभिक चार वर्णों के, वर्ग के प्रारंभिक चार वर्णों के मतलब कल अपन ने जो पांच वर्ग पढ़े थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और ये अपन ने जो कल पढ़े हुए थे और पा वर्ग, ये पांच वर्ग जो अपन ने पढ़े थे उनमें से यहाँ ध्यान में रखना है। वर्ग के जो प्रारंभ के चार वर्ग हैं, वर्ण के प्रारंभ के जो चार वर्ग हैं, चार वर्णों के द्वित्व के आगे, द्वित्व के मतलब दो के आगे किसी वर्ग के पांचवें वर्ण के रहने पर पहले के जैसा दूसरे वर्ण को यम कहते हैं। ओके, इस प्रकार से यम वर्ण की परिभाषा है। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखें और हम भी आपको अगली वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप लोग इन सब जो वर्णमाला से संबंधित जो मुख्य दो तीन बातें अपनी रह गई, संयुक्त वर्ण और अयोगवाह्य वर्ण। अयोगवाह्य वर्ण और संयुक्त वर्ण की चर्चा मुझे इसलिए आप सभी के बीच में करनी थी कि छात्र और ज्ञा, इन अक्षरों का प्रयोग भी अपन देखते हैं। वे छात्र ज्ञा कैसे आए? जब वर्णमाला में तो ये है नहीं, लेकिन भाषा में बोलने में कैसे आते हैं, तो इन शब्दों की रचना कैसे हुई, छात्राज्ञा ये कैसे बने और इनको कौन से वर्ण कहा जाता है, छात्राज्ञा ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। और ये इन प्रकार के सबके छक्का और सबसे मिलकर के बने हुए हैं, तो इनको आप स्मरण में रखें। इसके बाद अयोगवाह्य वर्ण की चर्चा हमने इसलिए की है कि संस्कृत में अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग सर्वत्र अपने को देखने में आता है, इसलिए इसका ज्ञान भी अपने को होना आवश्यक है कि अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है। अभी अर्धविसर्ग, जिह्वामूलीय, उपधमानीय का प्रयोग इतना अपने को आवश्यक नहीं है आपकी कक्षा के अनुसार, लेकिन विसर्ग और अनुस्वार ये दो चीजें आपको बराबर से ज्ञान में होनी चाहिए कि अनुस्वार क्या होता है और विसर्ग क्या होता है। ये दो आप, इसलिए हमने इसकी चर्चा आप सबके बीच में की है। आप लोग इनको लिखें, समझें और भी अगर कोई शंका आपको इस टॉपिक से रिलेटिव रहती है, संबंधित रहती है, तो आप उसको नोट कर लें। आगामी समय में जब भी आपका हमसे मिलना होगा, हमारा आपसे मिलना होगा, तो निश्चित ही हम आपकी शंकाओं का समाधान करते हुए आपसे जुड़ेंगे। आप लोग इनके नोट्स बनाएं, तैयारी करें और मन लगा करके खूब मेहनत करते हुए पढ़ाई करें। ऐसी भावनापूर्वक आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृतम।